हेलो बच्चों, तो इस लेक्चर के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने कवर करा था न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो सारी की सारी प्रोसेस भी कैसी होने वाली है, कॉम्प्लेक्स होने वाली है, कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, लेकिन इसको हम इजी तरीके से पढ़ेंगे। एक बार दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए तो उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं विद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक, तो बच्चों अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, सब मिलके बना रहे हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, या अपन बोले एक यूनिट, जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक नाम से जाना जाता है, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखो पूरा का पूरा एक हॉलो स्ट्रक्चर है, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, जहां से कंटिन्यूअसली फूड का मूवमेंट होगा आगे की तरफ, और अल्टीमेटली फूड जो है अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट होगा वो बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो ये एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है माउथ से और एंड अप होती है कहां पर, एनस से। माउथ से फूड इंजेस्ट होगा और एनस से फूड बाहर निकलेगा, या अपन बोले जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो एनस के थ्रू इंजेस्ट होगा या बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन के अंदर क्या होगा, फूड मटेरियल को हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर इंजेस्ट करेंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर एक ओपनिंग है जिसे बोल रहे हैं माउथ, है ना। माउथ इज गार्डेड बाय 2 लिप्स। ठीक है, तो यहां से ये ओपनिंग के थ्रू क्या होगा, फूड मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर इंजेस्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर सिंपल सी स्टेप है, जैसे बोल रहे हैं अपन इंजेशन, यहाँ पर हम फूड मटेरियल को क्या करेंगे, हम माउथ के थ्रू इंजेस्ट करेंगे। अब जैसे ही माउथ के थ्रू इंजेस्ट होता है फूड मटेरियल, वो कहां पर आता है, तो एक कैविटी के अंदर आता है। इस कैविटी को बोलते हैं बकल कैविटी। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों कि बकल कैविटी आखिरकार है क्या, तो ये जो कैविटी है, कैविटी मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, तो आप देखोगे हमारा जो अपर जॉ है ये ऊपर वाला, और ये जो लोअर जॉ है नीचे वाला। ठीक है, तो अपर जॉ और लोअर जॉ के बीच में ये जो जगह बनी हुई है, इस कैविटी को हम क्या बोल रहे हैं, बकल कैविटी। ठीक है, तो बच्चों इंजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है कौन सी, डाइजेशन। और ध्यान रखना हीयूमन बींग्स के अंदर जो प्रोसेस होने वाली है डाइजेशन की, वो स्टार्ट होने वाली है कहां से, बकल कैविटी से, और एंड अप कहां पर होगी, तो ध्यान रखना एंड अप जाकर होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये भी बताऊंगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से वाले पार्ट के अंदर डाइजेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट होगी कहां से, बकल कैविटी से, डाइजेशन की प्रोसेस एंड अप होगी कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो, तो जब हम बकल कैविटी की बात कर रहे हैं बच्चों, तो बकल कैविटी के अंदर, इस कैविटी के अंदर हमको क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस कैविटी के अंदर सबसे पहला स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है जिसे हम बोल रहे हैं टीथ, है ना। दूसरा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है हमें टंग। और थर्ड स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिल रहा है इसके अंदर, उसे बोल रहे हैं अपन सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब समझते हैं इन तीनों स्ट्रक्चर का क्या क्या फंक्शन होता है, टीथ का, टंग का और सलाइवरी ग्लैंड्स का। ठीक है, तो टीथ का फंक्शन तो हमें पता है। टीथ का फंक्शन क्या होता है, तो कटिंग होता है, च्यूइंग होता है, ग्राइंडिंग होता है, ताकि ये फाइन पार्टिकल्स में जो फूड हमने अंदर इंजेस्ट किया है वो फाइन पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो हम बात करें टीथ की, तो टीथ का फंक्शन है कटिंग, च्यूइंग, ग्राइंडिंग, है ना, या कन्वर्जन ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस। ठीक है, स्मॉल स्मॉल पीसेस के अंदर। टंग का क्या काम है, तो टंग का काम होता है कंटिन्यूअसली इस फूड के अंदर क्या करना, सलाइवा मिक्स करना, ताकि पेस्ट तैयार हो जाए। और वो पेस्ट को हम क्या करें, आगे की तरफ ये पेस्ट इजीली मूव करता जाए हमारी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में। तो पहले अपन बात करते हैं टीथ की, फिर हम टंग कहेंगे, फिर हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड की। तो अगर हम बात करें टीथ की, तो ध्यान रखना ह्यूमंस के अंदर जो टीथ होते हैं वो होते हैं कैसे, तो उनको बोलते हैं अपन थीकोडोंट। ठीक है, तो डोंट का मतलब होता है टीथ, और थीको का मतलब होता है सॉकेट। तो आप देखोगे जो ह्यूमन बींग्स के टीथ होते हैं वो इस तरह से सॉकेट्स के अंदर फिक्स होते हैं ना। तो नीचे ये सॉकेट रहा और ये रहा हमारा टीथ, तो नीचे ये सॉकेट के अंदर ये पूरा का पूरा टीथ फिक्स है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं क्या, थीकोडोंट। तो ह्यूमन टीथ कैसे होते हैं, थीकोडोंट, क्योंकि थीका के अंदर प्रेजेंट है, सॉकेट के अंदर प्रेजेंट है। इनको एक और नाम से जाना जाता है, इनको बोलते हैं डायफायोडोंट। डोंट का मतलब हमें पता है वो क्या होता है, टीथ। डाय का मतलब होता है टू। ठीक है, डाय का मतलब क्या होता है, टू। तो देखेंगे हम ह्यूमन टीथ जो है वो लाइफ टाइम में आपको 2 बार देखने को मिलते हैं, एक होते हैं मिल्क टीथ और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। इसलिए ह्यूमन टीथ को हम क्या बोल रहे हैं, डायफायोडोंट। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमें ध्यान रखना है कि ह्यूमन टीथ होते हैं हेटेरोडोंट। डोंट का मतलब हमें पता है टीथ, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो आप देखोगे हमारे टीथ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है।
सामने वाले जो टीथ हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, इंसिजर्स, ठीक है। इंसिजर्स से कटिंग टीथ बोलते हैं, और फिर वो नुकीले से टीथ होते हैं आखिर में, उन्हें बोलते हैं अपन कैनाइन्स, ठीक है। तो पहले हैं इंसिजर्स, दूसरे हैं कैनाइन्स, उसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स और फिर आते हैं मोलर्स, ठीक है। तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के टीथ हमको दिखाई दे रहे हैं हमारे बकल कैविटी के अंदर, इसलिए ह्यूमन टीथ को बोला जाता है हेटेरोडोंट। तो मतलब ह्यूमन टीथ कितने टाइप के, 3 टाइप के, थिकोडोंट क्योंकि थीका या सॉकेट के अंदर प्रेजेंट है, डायफायोडोंट तो पूरे लाइफ टाइम में 2 बार देखने को मिल रहे हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं अपन, डायफायोडोंट। और थर्ड जो है उन्हें बोल रहे हैं अपन हेटेरोडोंट, क्योंकि सारे टीथ एक जैसा नहीं है बल्कि अलग अलग है, इंसिजर्स है, कैनाइन्स है, प्रीमोलर्स है एंड मोलर्स है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें इन पर्टिकुलर ह्यूमन टीथ्स की, तो ह्यूमन टीथ्स के अंदर एक डेंटल फॉर्मूला हमको देखने को मिलता है, वो डेंटल फॉर्मूला आप ध्यान रखना बोलता है 2 1 2 3, ठीक है, 2 1 2 3। तो मैं ऊपर लिख रहा हूं 2 1 2 3 और नीचे भी लिख रहा हूं 2 1 2 3, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा डेंटल फॉर्मूला है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपर जॉ और ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर जॉ, ठीक है। तो अपर जॉ में इंसिजर्स कितने, 2, लोअर जॉ में कितने, 2, अपर जॉ में कैनाइन्स कितने, 1, लोअर जॉ में कितने, 1, प्रीमोलर्स कितने, 2, नीचे वाले जॉ में भी 2, मोलर्स कितने, 3 और नीचे वाले जॉ में भी कितने, 3, ठीक है। तो अगर आप टोटल करेंगे तो अपर जॉ में कितने टीथ दिखाई दे रहे हैं, तो 2 + 1 3 5 और 3 8। सिमिलरली लोअर जॉ में भी कितने, 8। टोटल करेंगे कितना हो रहा है, 16। लेकिन हमारी पूरी बकल कैविटी के अंदर नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 32। तो बच्चों ये जो डेंटल फॉर्मूला है ये हमारे अपर हाफ और लोअर हाफ जो बकल कैविटी के अंदर टीथ प्रेजेंट है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहां से लेके यहां तक के टीथ अपर जॉ के और यहां से लेके नीचे वाले टीथ लोअर जॉ के, ठीक है। तो 16 टीथ जो है वो कहां प्रेजेंट है, हमारे जस्ट हाफ ऑफ द बकल कैविटी के अंदर, बाकी 16 कहां है, जस्ट हाफ ऑफ द बकल कैविटी। मतलब अगर हम टोटल टीथ देखें तो टोटल टीथ हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 32, ठीक है। तो ये डेंटल फॉर्मूला है 2 1 2 3, इसको ध्यान रख लेना, कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टीथ के बाद टंग। तो टंग के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, तो टंग के अंदर हमें ध्यान रखना है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स मतलब क्या होता है, तो गस्टेटरी का मतलब होता है टेस्ट। तो हमारी टंग के ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, उन्हें बोलते हैं अपन टेस्ट बर्ड्स, है ना। और इन टेस्ट बर्ड्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जिन्हें बोलते हैं अपन गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन विच पार्ट, कहां पर प्रेजेंट है, तो टंग के ऊपर प्रेजेंट है। गस्टेटरी मतलब होता है टेस्ट, तो टेस्ट रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, टंग। और टंग का काम क्या है, तो ये जो टीथ ने फूड पार्टिकल्स को बारीक किया है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट किया है, टंग क्या करेगी, इसके अंदर सलाइवा को मिक्स कर देगी। और वो सलाइवा कौन सिक्रीट करने वाला है, तो सलाइवा सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स को हम बोलेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। तो माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और इनका कंटिन्यूअसली काम होता है सलाइवा सिक्रीट करना, और ये लगभग 1 से 1.5 लीटर 1 to 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रीट कर लेते हैं 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स का काम होता है सलाइवा को सिक्रीट करना। अब सलाइवा की बात करें अपन, तो सलाइवा क्या काम करता है, तो सलाइवा एक तो डाइजेशन के लिए फूड को सॉफ्ट कर रहा है ना, सॉफ्ट बनाने का काम कर रहा है। अगर हम कंपोजिशन देखें सलाइवा की, तो सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहली चीज प्रेजेंट होती है वाटर, दूसरी चीज होती है म्यूकस। तो म्यूकस से क्या होता है, सलाइवा स्लाइम हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है सलाइवा, है ना। तो सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस। म्यूकस के साथ साथ प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसे बोलते हैं अपन टाइलिन, और इसको प्यार से बोला जाता है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन, बात एक ही है। अब बच्चों जब भी ध्यान रखना, आगे जितनी बार भी अमाइलेज शब्द आएगा या अमाइलेज वर्ड आएगा, आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए स्टार्च, क्योंकि ये ऐसा एंजाइम है जो किस पे एक्ट करेगा, तो स्टार्च पे एक्ट करेगा। तो अमाइलेज का काम क्या होता है, ये स्टार्च का डाइजेशन करता है, ठीक है। तो सलाइवरी अमाइलेज में भी क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्च का डाइजेशन। इसलिए मैंने बोला था डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है कहां से, बकल कैविटी के अंदर, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट है सलाइवरी अमाइलेज जो कि एक्ट करेगा किसके ऊपर, स्टार्च के ऊपर, और स्टार्च को उसके सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा।
इसके अलावा एक और एंजाइम है जिसे बोल रहे हैं अपन लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम जो होता है ये एंजाइम बैक्टीरिसाइडल होता है। बैक्टीरिसाइडल का मतलब क्या होता है? ये बैक्टीरिया को किल करने वाला एंजाइम है, मतलब ये बैक्टीरिया को किल करेगा, है ना। तो कंटिन्यूसली हम क्या करें, देखते हैं हमारा जो फूड पार्टिकल्स है, हमारे जो फूड मटेरियल है वो कंटिन्यूसली एयर के कांटेक्ट में है, और एयर के कांटेक्ट में होने के कारण बैक्टीरिया जो है वो आ सकते हैं हमारे फूड के अंदर, और उन बैक्टीरिया को किल करने का काम कौन कर रहा है? लाइसोजाइम। ठीक है, तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या काम कर रहा है? बैक्टीरिया को किल करने का काम कर रहा है। फूड के अंदर प्रेजेंट जो बैक्टीरिया है उनको किल करेगा कौन? लाइसोजाइम। ठीक है, तो अभी तक क्या देखा हमने? सिर्फ और सिर्फ बकल कैविटी की बात करी। बकल कैविटी के अंदर 3 स्ट्रक्चर देखे हमने, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। टीथ कैसे हैं? थीकोडोंट सॉकेट में प्रेजेंट है। डायफाइडोंट 2 तरह के हैं, परमानेंट और मिल्क टीथ, और हेटेरोडोंट अलग अलग टाइप के मिल रहे हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। डेंटल फॉर्मूला देखा 2 1 2 3 अपर जॉ और लोअर जॉ के अंदर। ठीक है, फिर देखा टंग। टंग के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसे बोल रहे हैं अपन गस्टेटरी रिसेप्टर। काम क्या होगा? तो कंटिन्यूसली टेस्ट का सेंसेशन हमारे ब्रेन पे भेजेंगे गस्टेटरी रिसेप्टर, तो टेस्ट रिसेप्टर काम प्रेजेंट है टंग। तो मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो कंटिन्यूसली एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड्स का काम है क्या? सलाइवा को सिक्रीट करना। सलाइवा का कंपोजिशन देखें तो सलाइवा के अंदर है वाटर, म्यूकस, टाइलिन, या फिर हम इसे बोलेंगे सलाइवरी अमाइलेज, और अमाइलेज शब्द मतलब स्टार्च पैक करेगा। ठीक है, तो स्टार्च के डाइजेशन के लिए यहां पर जरूरी है क्या? सलाइवरी अमाइलेज। फिर एक एंजाइम और देखने को मिल रहा है जिसे बोल रहे हैं अपन लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करेगा? ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा, मतलब फूड के अंदर एयर के कांटेक्ट में आने के कारण बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, और वो बैक्टीरिया को किल करने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम करेगा। ठीक है, अब बच्चों यहां से क्या हुआ? बकल कैविटी के अंदर एक पेस्ट तैयार हो गया है। अब ये पेस्ट यहां से बकल कैविटी से मूव करेगा कहां पर? ईसोफेगस के अंदर। ठीक है, तो ये फूड पाइप को अपन बोलते हैं ईसोफेगस। ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ईसोफेगस, ये बकल कैविटी को स्टमक से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं म्यूकस ग्लैंड, जो कंटिन्यूअसली म्यूकस को सिक्रीट कर रहे हैं, और इस ट्रैक को पूरे के पूरे जो पूरा का पूरा ट्रैक है इसको क्या कर रहे हैं? स्लिपरी बना रहे हैं, स्लाइमी बना रहे हैं, ताकि फूड इजीली आगे की तरफ मूव कर पाए। मतलब बकल कैविटी से ये फूड कहां मूव करने वाला है? तो ये फूड मूव करने वाला है स्टमक में। अब ध्यान रखना, जब ये बकल कैविटी से ये जो पेस्ट है जो कि तैयार हुआ है यहां पर, ये जब ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाएगा, इस फूड को बोलते हैं बोलस, है ना। तो ये अलग नाम से जाना जाता है, इसे बोलते हैं बोलस। तो पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ लेते हैं व्हाट इज बोलस। तो बोलस क्या है? तो बोलस वो फूड पार्टिकल है या वो फूड पेस्ट है जो ईसोफेगस से होता हुआ कहां पर जाएगा? स्टमक के अंदर। ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, तो डायरेक्टली अब यहां से फूड मूव करता हुआ कहां पर आएगा? स्टमक में। अच्छा बच्चों, एक और प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का। तो जैसे ही हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं, ये हमारी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो मसल्स होती है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, कंटिन्यूअसली ब्रेन के कंट्रोल में होती है, वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करती हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण एक रिदमिक मूवमेंट हमको देखने को मिलता है हमारे पूरे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, और इसी रिदमिक मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। अब बात करते हैं पेरिस्टाल्सिस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे ही खाना आपने स्टार्ट करा, वो पेस्ट जो है आपने जैसे ही ईसोफेगस के अंदर मूव करा, अब इस पूरे के पूरे पेस्ट को आगे की तरफ कंटिन्यूअसली पुश करना है, और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ये कंटिन्यूअसली इस फूड को आगे की तरफ पुश करता चला जाएगा, ताकि ये जो फूड है ये डाइजेस्ट होता चला जाए कहां पर? हमारे पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। अब बच्चों देखो, अगर बात करें इस बकल कैविटी के अंदर, तो बकल कैविटी के अंदर मैंने बताया अभी एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, और जैसे ही अमाइलेज का नाम आता है ये एक्ट करेगा किसके? स्टार्च पे। तो बच्चों जब हमने खाना खाया, तो बेसिकली हमने खाना खाया तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट 3 कंपोनेंट हमको देखने को मिलते हैं जिनका डाइजेशन हमको इंपॉर्टेंटली देखना है, वो कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। ठीक है, तो इन तीनों का डाइजेशन हमको देखना है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो हम स्टार्च लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है राइट फ्रॉम बकल कैविटी। नेक्स्ट चीज क्या है? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का डाइजेशन ध्यान रखना कहां पर स्टार्ट होता है? स्टमक के अंदर। ठीक है, और फैट्स फर्दर डाइजेस्ट होते हैं कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर।
ठीक है। तो बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है सलाइवरी अमाइलेज, और सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च पैक करेगा, है ना, और स्टार्च को उसके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और स्टार्च का सिंपल फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं माल्टोज, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली स्टार्च का डाइल्यूशन हो रहा है, और इस पर एक कौन कर रहा है, टाइलिन लिख दे रहा हूं, या फिर इसे बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, और ये इसके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वो होगा क्या, माल्टोज। मतलब जब वो यहां से लेके यहां तक मूव कर रहा होगा तो सिर्फ और सिर्फ किसका डाइल्यूशन हो रहा होगा, स्टार्च का। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सलाइवा मिक्स है, और सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च पैक कर रहा है और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, माल्टोज, ठीक है। अब बच्चों अगर हम बात करें तो जब फूड बकल कैविटी से होता हुआ स्टमक तक आया, सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन हुआ, तो क्या पूरा का पूरा स्टार्च डाइजेशन हो गया, नहीं, पूरा का पूरा स्टार्च डाइजेस्ट नहीं हुआ। लगभग 60 to 70% स्टार्च जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, माल्टोज के अंदर। मतलब अभी भी 30 to 40% स्टार्च, इसका कन्वर्जन माल्टोज के अंदर नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहां से ये फूड मूव करा कहां पर, स्टमक के अंदर, ठीक। अब स्टमक के अंदर यहां पर जैसे फूड मूव करता है, यहां पर स्पेशल टाइप का जूस मिलता है, इस स्पेशल जूस को बोलते हैं अपन गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये क्या काम करने वाला है, तो ये जो गैस्ट्रिक जूस है यहां पर ये फर्दर डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होने वाला है। तो अपन जैसे हमने सलाइवा का कंपोजिशन देखा था, अब हम गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन देखेंगे। तो जो स्टमक के अंदर कौन सा जूस मिल रहा है, तो स्टमक के अंदर हमको देखने को मिल रहा है कौन सा जूस, तो गैस्ट्रिक जूस, ठीक। अगर हम बात करें गैस्ट्रिक जूस की, तो गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन देखें तो क्या क्या प्रेजेंट है। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर सबसे पहली चीज प्रेजेंट है जिसे बोल रहे हैं म्यूकस, जो कि फूड को स्लाइमी बनाएगा, स्लिपरी बनाएगा, ताकि आगे की तरफ मूव करता चला जाए पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। इसके अलावा क्या मिलेगा, तो इसके अलावा मिलता है HCl। अभी देखेंगे HCl का क्या फंक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया व्हाट आर द फंक्शन ऑफ HCl प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहां मिल रहा है, तो स्टमक के अंदर मिल रहा है, ठीक है। HCl के बाद मिलेगा एक एंजाइम जिसे बोलेंगे इंपॉर्टेंट है, ये भी पेप्सिनोजन, ठीक है। अब ध्यान रखना जहां पर भी आखिरी में जिन लगा हुआ है मतलब ये क्या है, इनएक्टिव, और जिस भी एंजाइम में आखिर में इन लगा हुआ है वो डाइजेस्ट करेगा किसको, प्रोटीन्स को, ठीक है। तो अमाइलेज मैंने बोला था, ध्यान रखना अमाइलेज एक्ट करेगा स्टार्च पे, और जिस भी प्रोटीन में लास्ट में इन लगा हुआ है वो एक्ट करेगा किस पे, प्रोटीन्स पे, ठीक है। और जिन लगा है मतलब कैसा है, इनएक्टिव, ठीक है। तो अगर हम बात करें HCl की, तो इस HCl का क्या फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या है, ये फूड को एसिडिक बनाने का काम करता है ना। तो यहां पर स्टमक के अंदर मीडियम कैसा दिखाई दे रहा है, हमको एसिडिक दिखाई दे रहा है, और ये एसिडिक मीडियम क्या करता है, तो फूड के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब फूड को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हमको देखने को मिल रहा है क्या, एसिडिक मीडियम, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम के बाद क्या, तो दूसरा होता है ये भी होता है बैक्टीरियसिडल। बैक्टीरियसिडल मतलब ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा। बैक्टीरिया को किल करने का काम कैसे करेगा, तो देखो एसिडिक मीडियम में है, तो एसिडिक मीडियम में ज्यादातर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो लाइसोजाइम से जो बैक्टीरिया बच गए वो यहां पर गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट HCl से बचने वाले नहीं है, मतलब बैक्टीरिया को किल करने का काम कर रहे हैं। तीसरा काम क्या कर रहा है, ये स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, मतलब जैसे ये फूड कहां पर पहुंच रहा है, स्टमक के अंदर, और स्टमक के अंदर जैसे ही पहुंचेगा तो ये सलाइवरी अमाइलेज अभी तक एक्ट कर रहा था फूड पर, मतलब स्टार्च का डाइजेशन हो रहा था, उसके एक्शन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, कौन, HCl। मतलब अब फर्दर डाइजेशन नहीं होने वाला है किसका, स्टार्च का, है ना। मैंने इसलिए बताया था आपको कि 60 to 70% स्टार्च यहां से लेकर यहां तक कन्वर्ट हो पाता है किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। पूरा स्टार्च माल्टोज के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि यहां पर गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट HCl क्या काम करता है, तो HCl सलाइवरी अमाइलेज के एक्शन को स्टॉप कर देता है, मतलब उसको यहां पर काम करने नहीं देता। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है HCl का, ये क्या करता है, ये जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन को इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उस एक्टिव फॉर्म का नाम होता है क्या, पेप्सिन, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा है, पेप्सिनोजन को उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, उसे बोल रहे हैं अपन
पेप्सिन। देखो यहां पर जल लगा था, मतलब ये इनएक्टिव था, यहां पर जल नहीं है, तो ये कैसा हो गया, एक्टिव। लेकिन अब आप यहां पर देखोगे इसके पीछे लगा है आईएन, इन लगा हुआ है, मतलब किस पैक करेगा, तो प्रोटीन्स पैक करेगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, स्टमक के अंदर किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। तो मतलब यहां पर प्रोटीन्स अपने सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो अब प्रोटीन्स डाइजेस्ट होना स्टार्ट होंगे और इनके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, उन्हें अपन बोलेंगे प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स, ठीक है। और ये प्रोटियोस और पेप्टोन्स में कौन कन्वर्ट कर रहा होगा, तो पेप्सिन कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो पेप्सिन यहां पर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। और यहां पर ये बैग लाइक सेंटर जो है बोल रहे हैं स्टमक, इसके अंदर लगभग 4 से 6 घंटे तक फूड यहीं पर रहेगा और फूड यहीं पर रहेगा, तो इसके अंदर जो प्रोटीन्स है उनका डाइजेशन होता रहेगा। मतलब स्टार्च का डाइजेशन बकल कैविटी से स्टार्च होता पहुंचा कहां, स्टमक के अंदर, है ना। लेकिन स्टमक के अंदर अब स्टार्च का डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, इसका डाइजेशन होगा प्रोटीन्स का डाइजेशन होगा, ठीक है। अब यहां पर एक पाइलोरिक वॉल्व होता है ना, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। ये वॉल्व जो है जो फूड को प्रिवेंट करता है मूवमेंट के लिए, कहां से, स्टमक से इंटेस्टाइन में, उसे बोलते हैं अपन पाइलोरिक स्फिंक्टर या पाइलोरिक वॉल्व, ये यहां पर प्रेजेंट होता है। अब ये जैसे ये वॉल्व ओपन होगा तो यहां से फूड क्या होगा, मूव होगा कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो नेक्स्ट पार्ट स्टमक के बाद हमें दिखाई दे रहा है, वो कौन सा दिखाई दे रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ध्यान रखना बच्चों, ये जो स्मॉल पार्ट इंटेस्टाइन है, इसको हमने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करा है। पहला पार्ट है जिसे बोलते हैं ड्यूडेनम, तो ये जो आगे वाला हिस्सा दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसे बोल रहे हैं अपन ड्यूडेनम। बीच वाले हिस्से को बोलते हैं जेजुनम और लास्ट वाले हिस्से को बोलते हैं अपन इलियम, है ना। तो बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में देखेंगे किस तरह की डाइजेशन की प्रोसेस हमको देखने को मिलेगी, और यहीं पर ही डाइजेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, कंप्लीट, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से वाले पार्ट में डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है, उसको अपन देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों डिओडेनम में क्या होने वाला है, तो डिओडेनम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसे बोलते हैं अपन लिवर, ठीक है। और लिवर के पास ही प्रेजेंट होता है ग्लैंड जिसे बोलते हैं अपन पैंक्रियास। ये लिवर क्या कर रहा है, तो लिवर जो है वो स्पेशल टाइप का जूस बनाता है जिसे बोलते हैं अपन बाइल जूस, और ये बाइल डक्ट की मदद से आ जाता है कहां पर, हमारे डिओडेनम में, ठीक है। तो लिवर से बाइल जूस बना और वो बाइल जूस होता हुआ कहां पर आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम वाले पार्ट में। और सिमिलरली क्या होता है, पैंक्रियाटिक डक्ट होती है, पैंक्रियाटिक डक्ट से ये पैंक्रियाटिक जूस आ जाता है कहां पर, वही डिओडेनम के अंदर, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे वाले हिस्से के अंदर, ठीक है। तो बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस आ जा रहे हैं कहां पर, डिओडेनम वाले पार्ट के अंदर। अब तो समझते हैं सबसे पहले कि बाइल जूस का काम क्या होता है। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बाइल जूस इज सिंथेसाइज्ड बाय विच ऑर्गन, तो बाइल जूस कौन बनाता है, तो बाइल जूस बनाता है लिवर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस का क्या फंक्शन होता है, तो बड़े भारी भरकम नाम है इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, ठीक है, ऑफ फैट। तो जो फैट्स और लिपिड्स हैं हमने खाने में लिए हैं, तो अभी देखो स्टार्च का डाइजेशन यहां स्टार्ट हो गया था, प्रोटीन यहां हो गया, अब किसकी बारी आ रही है, तो फैट्स की बारी आ रही है, ठीक है। तो फैट्स का डाइजेशन स्टार्ट होने वाला है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है, ये इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स, या कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बड़े फैट मॉलिक्यूल्स जो है वो छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि बड़े फैट मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन उतनी आसानी से नहीं हो सकता जितनी आसानी से स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन हो पाएगा। और उन स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम कहां प्रेजेंट है, तो एक और जूस जो आ रहा है जिसे अपन बोल रहे हैं पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या मिल रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम मिल रहे हैं, जो छोटे फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो बाइल जूस ने क्या करा, बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करा और फर्दर बचा हुआ काम कौन कर देगा, तो पैंक्रियाटिक जूस कर देगा। तो अपन पैंक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन देख लेते हैं क्या प्रेजेंट है। तो पैंक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट है, तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अब जैसे ही अमाइलेज की बात आई हमारे दिमाग में क्या क्लिक हुआ, स्टार्च। और अभी आपको याद होगा यहां पर कितना स्टार्च डाइजेस्ट हुआ था, 62
70%, मतलब अभी 30-40% स्टार्च अभी भी बचा हुआ है और उस स्टार्च पर ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा माल्टोज। मतलब अब पूरा 100% स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो चुका है सिंपल शुगर के अंदर। वो सिंपल शुगर को अपन क्या बोल रहे हैं? माल्टोज। ठीक है, सिंपल शुगर है, अभी इसको फिर और सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्च पूरा का पूरा डाइजेस्ट होके कन्वर्ट हो चुका है इसके अंदर, माल्टोज के अंदर। ठीक है, दूसरा प्रेजेंट होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, लाइपेज नाम से समझ में आ रहा है लिपिड्स। लिपिड्स का मतलब होता है फैट। तो देखो इसने आधा काम कर दिया था, बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करा था और उन फैट्स और लिपिड्स पे एक्ट करेगा कौन? पैनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, और उनको कन्वर्ट कर देगा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, जिसे बोलेंगे अपन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल गया, मतलब पूरे का पूरा फैट्स जो है एक बार में डाइजेस्ट हो गया। किसने करा? पैनक्रियाटिक लाइपेज ने। ठीक है, नेक्स्ट हमको जो एंजाइम मिलता है उसे बोलते हैं अपन ट्रिप्सिन। क्या बोलते हैं अपन? ट्रिप्सिन। अब जैसे देखोगे तो नाम में क्या लगा है? IN, इन पीछे लगा हुआ है इन, मतलब प्रोटीन्स पर एक्ट करेगा। और प्रोटीन्स ऑलरेडी हमने देखा स्टमक में कन्वर्ट हो गए थे किसके अंदर? प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में। ठीक है, और प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स पे एक्ट करेगा कौन? ट्रिप्सिन, और इसको कन्वर्ट कर देगा सिंपल फॉर्म में, और वो सिंपल फॉर्म है जिसे अपन बोलेंगे पेप्टाइड्स। ठीक है, तो अभी हमने जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फूड के जो हमने इंजेस्ट करे थे, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। तो फैट्स का तो पूरा डाइजेशन एक बार में हो गया यहां पर। ठीक है, बचे क्या है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स। ये अभी अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। तो डिओडेनम वाले पार्ट में क्या हो रहा है? कौन कौन से जूस मिल रहे हैं? 2 बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस का काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स। और वो जैसे स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुए, पैनक्रियाटिक लाइपेज ने उन फैट्स और लिपिड्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वो है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, फिर पैनक्रियाटिक जूस में हमें क्या मिल रहा है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। जैसे नाम आया अमाइलेज, स्टार्च पैक करेगा और बचा हुआ जितना भी स्टार्च है वो सब माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो गया है ना। फिर ट्रिप्सिन IN लगा है, मतलब प्रोटीन्स पैक करेगा। प्रोटीन्स ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके थे किसके अंदर? प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में, उसको फर्दर कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? पेप्टाइड्स के अंदर। किसने? ट्रिप्सिन। अब यहां से फूड मूव करेगा कहां पर? बीच वाले हिस्से में, इसे बोल रहे हैं अपन जेजुनम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मिडिल पार्ट है इसे अपन बोल रहे हैं जेजुनम, और जेजुनम में अब डिओडेनम से फूड मूव करता हुआ जेजुनम में आएगा। और जैसे जेजुनम में फूड मूव करता हुआ आएगा तो यहां पर हमको एक और जूस मिलेगा, उस जूस को बोलते हैं अपन इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो जेजुनम में हमें जो जूस मिल रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या कंपोजिशन होने वाला है? तो वो डिपेंड कर रहा है कि क्या बचा है डाइजेस्ट होने को। तो माल्टोज बचा है डाइजेस्ट होने को, तो इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं माल्टेज। और क्या बचा है? तो पेप्टाइड बचा है डाइजेस्ट होने को, तो उसके लिए एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसे बोल रहे हैं अपन पेप्टाइडेज। कहीं कहीं पे इसको बोलते हैं इरेप्सिन, है ना। इरेप्सिन बोल रहे हैं या पेप्टाइडेज बोल रहे हैं, ये बात एक ही है। ठीक है, तो पेप्टाइडेज या इरेप्सिन बात एक ही है। IN लगा है, मतलब किस पे एक्ट करेगा? प्रोटीन्स पे। तो पहले देख लेते हैं माल्टेज। तो माल्टेज एक्ट कर रहा है किस पे? माल्टोज पे। और ये किसमें कन्वर्ट कर देगा इसको? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, क्योंकि माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड मतलब 2 शुगर यूनिट से मिलकर बना है, और वो जो शुगर यूनिट है वो कौन सी है? एक ग्लूकोज और दूसरी ग्लूकोज, ये दोनों मिलकर क्या बना रही है? माल्टोज। और ये आप देखोगे स्टार्च अल्टीमेटली अपने सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, जो कि है क्या? ग्लूकोज। नेक्स्ट हम बात करें पेप्टाइडेज क्या काम करेगा? तो ये पेप्टाइड्स जो कि डिओडेनम में बने थे उन पर एक्ट करेगा और इनको कन्वर्ट कर देगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसे बोलेंगे अमीनो एसिड। तो मतलब प्रोटीन्स भी अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, और वो सिंपल फॉर्म क्या है? अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो फैट्स ऑलरेडी डिओडेनम में अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका। जेजुनम में आते आते तक जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी अपने सिंपल फॉर्म जो कि ग्लूकोज है उसमें कन्वर्ट हो चुका है, और प्रोटीन्स भी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं अमीनो एसिड। तो जो बेसिक 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हमारे फूड के थे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, तीनों का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है जेजुनम में आते आते तक।
इसीलिए मैंने बोला था स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले पार्ट तक पूरा का पूरा डाइजेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है, कंप्लीट। अब डाइजेशन के बाद बच्चों क्या बचता है, तो नेक्स्ट बचता है एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिजेशन, है ना। तो ये जो 3 स्टेप बचती हैं ये सिंपल स्टेप्स है। तो एब्सॉर्प्शन स्टार्ट होगा कहां से, इलियम में, कैसे होगा, क्या क्वेश्चन आएगा, इसको अपन कवर अप करने वाले हैं कहां पर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आज हमने क्या कवर अप करा, तो पूरी डाइजेशन की प्रोसेस कवर अप करी, है ना, जो स्टार्ट हो रही है बकल कैविटी से एंड हो रही है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले पार्ट में। अगर इसको आपने ध्यान से सुना होगा तो आपके दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर है, कहां पर किस चीज का डाइजेशन होने वाला है और कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के डाइजेशन के लिए। और एग्जाम्स में भी यही पूछा जाता है, प्रोटीन्स का डाइजेशन कौन करता है, पेप्सिनोजेन का काम क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, प्रोटीन्स का डाइजेशन कहां होता है, फैट्स का डाइजेशन कहां पर होता है, डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कहां पर होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो हो ये सारी की सारी चीजें दिमाग में क्लियर होगी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करने वाले हैं बाकी की जो स्टेप्स बची।